अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ पर देखा, तो इसमें कुछ खास बताया नहीं कि कितने आपको डिस्कस करने हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या करना है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना है। तो अब वो 5, 4, 3, 2 अभी मैंने आपको क्लास में 10 करवाए हैं, ठीक है। कि प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल कंस्टिट्यूशन होना चाहिए। 10 के 10 पॉइंट को 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक तो क्वेश्चन और देखते हैं। मैं पूरा अभी सिलेबस हमने कंप्लीट नहीं किया है, तो इसलिए पूरा सिलेबस नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितना सिलेबस कंप्लीट हमने किया है हम वहाँ तक इसको देख सकते हैं। तो इसको हमने किस तरीके से करना है वो आप आइडिया लगा चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। एक्सप्लेन द टर्म्स कंसिडरेशन, डिस्कस द, जैसे सेक्शन 2D में जो डिफाइन है कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी है ही जी। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये आपके प्रीवियस पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो एग्जाम में कुछ चांसेस होते हैं या फिर इससे रिलेटेड या फिर सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं। और 2-1 अटेम्प्ट के, जैसे हमने कहा था कि पिछले 3-4 अटेम्प्ट के हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो एज इट इज क्वेश्चन आने के भी पूरे चांसेस यहाँ पे आपके बन जाते हैं, ठीक है। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या था आपके, वो आपके 10 पार्ट थे, जिसमें आप प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो ये सारी चीज़ें और भी थी। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का सेक्शन 11 में जो इससे डिफाइन है कि पार्टी जो है मेजर एज ऑफ मेजोरिटी अटेंड कर लेना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए, और रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, किसी लॉ ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होना चाहिए। वो 3 एलिमेंट हो गए। देखो एग्जैक्टली कोई ये नहीं कह सकता कि इसका आंसर कैसे फ्रेम किया जाए, कैसे आपको लिखना है, बट मैं सारी चीज़ इसके अंदर वो सारा कंटेंट बता सकता हूँ कि क्या लिखना है। बाकी हाँ, जितने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं सबका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, सबका आंसर्स भी डिफरेंट होता है करने का, बट जो मैं बता सकता हूँ आपको वो ये बता सकता हूँ कि क्या लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा स्कोर करने का स्टूडेंट का भी डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ स्टूडेंट अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको आंसर बताया कि इसमें नंबर्स नहीं लिखे, तो हो सकता है आप या तो 10 के 10 पॉइंट लिख दो और 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। हो सकता है आप मेजर 5 एलिमेंट जो आपको लगते हैं उनको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तो वो भी आपको इक्वल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। जी, करेक्ट। तो आपने जैसे इसमें रीड कर पा रहे हैं, जूम ऐसे करके ना जूम भी कर सकते हैं इसको, प्रॉपर तरीके से विजन आप इसको क्लियर होगा। तो सेक्शन आपने क्वेश्चन ये था कि देखिए कंसीडरेशन के बारे में जब पूछा गया था, जब पढ़ाया गया था, तो ये था कंसीडरेशन क्या होता है। कंसीडरेशन के कुछ कंडीशंस हैं कि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके पास कंसीडरेशन है, जब तक कोई 2 पार्टी होती है, एक ऑफर करता है दूसरा ऑफर ही होता है, ठीक है, दोनों पार्टी एक एक्सेप्टेंस देती हैं, उसका फिर कुछ कंसीडरेशन भी होता है उनके बीच में। कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। ये अभी हमने जैसे इसमें कंसीडरेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कंसीडरेशन क्या होता है, अभी जैसे इसमें बताया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन क्या करता है, व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज और ऑब्टेन फ्रॉम डूइंग, तो इसको हम बोलते हैं या एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, या कोई भी ऐसा कुछ परफॉर्मेंस भी हो सकता है कंसीडरेशन, कुछ अमाउंट भी हो सकता है, कुछ या कुछ ऐसी सर्विस भी हो सकती है, फिर सर्विस ना करना भी कंसीडरेशन में काउंट किया जा सकता है, ठीक है। कि हमने डिटेल में जब हमने क्लास में किया था कि फॉर एग्जांपल कोई कंपटीटर होता है, या कोई सॉन्ग्स को करना या किसी को ना करना, ये भी एक कंसीडरेशन होता है कि पार्टी एक दूसरे पर्सन से कंसीडरेशन करते हैं, ये ठीक है। अब हम बात करते हैं लीगल रूल फॉर वैलिड कंसीडरेशन, ठीक है। कंसीडरेशन क्या, हमने आपको अभी डेफिनेशन दिखाई थी, वो आपको एज इट इज डेफिनेशन अगर लर्न कर लेते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कोई दूसरी डेफिनेशन वो लिख सकते हैं। अच्छा, मैं इसका 2 पार्ट में इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 पार्ट में सारी वीडियो बनाऊँ, मतलब ये हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग करके, तो इसलिए मैंने ये ऐसा किया है कि फर्स्ट फ्रेम में इंग्लिश ले चलता हूँ, फिर सेकेंड फ्रेम में मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन करूँगा। अब बहुत अच्छे से अब हम करने वाले हैं, वापस से रिवीजन करने वाले हैं, वापस से सेम चीज़ जल्दी से जल्दी करेंगे, ठीक है। अब जल्दी 2 मिनट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक की क्लास में हमने क्या किया है, अभी तक हमने क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाया था। अभी हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन उठाया था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें था डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने देखे थे, जिसमें सेक्शन 10 में जो कंडीशन थी, 10 कंडीशंस, उसको हमने आपको कहा था कि वो कंडीशंस करनी है। हाँ, तो ये सेक्शन 10 की वो कंडीशंस हैं जो सारी चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। अभी तक पढ़ा कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन था कंसीडरेशन से रिलेटेड था, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द टर्म कंसीडरेशन, और उन्होंने
कंसीडरेशन के रूल्स को नहीं पूछा था। याद है अभी मैंने आपको सेक्शन 2D की डेफिनेशन बताई थी कंसीडरेशन की, लेकिन वो कंसीडरेशन के रूल्स को नहीं पूछ रहे हैं, वो एक्सेप्शनल जो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो पूछ रहे हैं। वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, एक बार कंप्लीट करवा दूं। अब हम जो बात कर रहे हैं ना रूल्स की, रूल्स फॉर कंसीडरेशन, इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने जस्ट एक पूछा था कि कंसीडरेशन क्या होता है। वो आप चाहे डेफिनेशन को भी लिख के बता सकते हो, चाहे तो आप अपनी इसकी अगर मीनिंग पूछते हैं तो अपनी ऑन लैंग्वेज में भी इसको कंसीडरेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको लॉ की एज इट इज लैंग्वेज को रट्टा मार के लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल पूछते हैं तो कंसीडरेशन आप नॉर्मल आप बता सकते हैं। अब हमें ये भी बता सकते हैं रूल्स में डिफिनेशंस वगैरह में कुछ भी आप लिख नहीं। अगर आप भी आता है कि डिफाइन कंसीडरेशन एज पर सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो आपको पूरी डेफिनेशन कॉपी करनी होगी, अदरवाइज आप ये चीज़ लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंडीशन जहाँ पे नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो वो ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट, तो वो वहाँ पे हम जो है वो एक्सेप्शनल केस है। मैरिज सेटलमेंट का केस जो है एक्सेप्शनल है, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट लाइबिलिटी बाय स्टॉपल वो एक्सेप्शनल है। फैमिली सेटलमेंट है, वहाँ पे कोई कंसीडरेशन नहीं देना होता है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल है। फॉर एग्जांपल फैमिली सेटलमेंट नहीं होती, जैसे हमारी फैमिली डिवाइड होती है तो कुछ प्रॉपर्टी हमें ऐसी मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, या कोई गिफ्ट्स वगैरह मिले, ठीक है। या फिर अग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट ऑफ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे ये एक्सेप्शन है। कुछ ये एक्सेप्शन है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये काफ़ी सारे रूल्स हैं इसमें, हमने जब क्लास करी थी तब हमने सारी चीज़ डिस्कस करी थी। एक बार हम क्वेश्चन पेपर जस्ट एक लुक आउट कर लेते हैं, एक स्कीमिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर में और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हु इज अ माइनर, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब माइनर की में बात की गई है, हु इज अ माइनर और डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ लॉ रिलेटिंग टू माइनर। माइनर्स के केस माइनर कौन होता है और माइनर के केस में लॉ क्या कहता है, और माइनर्स के अग्रीमेंट के साथ एग्जांपल्स के साथ हमें उसको एक्सप्लेन करना है। तो माइनर क्या होता है, वो डजंट है। अगर मैं इसका आंसर करूंगा तो क्या कैसे लिखूंगा, माइनर हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 11 में डिफाइन था। माइनर कौन होता है, तो माइनर कौन होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो डजंट अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी। माइनर वो होता है जो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी को अटेंड नहीं कर चुका होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अराइज हियर कि वो व्हाट इज द एज ऑफ मेजोरिटी। तो एज ऑफ मेजोरिटी हर एक इंडिविजुअल के साथ अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि जैसे नॉर्मल व्हीकल को परचेज करना है, या फिर आपको कोई किसी वेबसाइट को के साथ अग्रीमेंट करना है, फेसबुक के साथ कोई होता है ना, आपने देखा होगा, तो एक टर्म एंड कंडीशन को अग्रीमेंट साइन करना है, तो उसके लिए उसको क्वेश्चन दिखते हैं कि आप 18 ईयर्स को मिनिमम होना कंपलसरी है। कुछ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको 18 प्लस के बाद ही आपको वो मिलता है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे ही आप व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाते हो तो भी आपको एज मेजोरिटी क्या है, आपकी 18 ईयर्स है। लेकिन अगर हम लिकर परचेज करना चाहते हैं, वो वोडका या फिर बियर, ये वाइन, ये सब चीज़ परचेज करने के लिए एज ऑफ मेजोरिटी कहीं पे 21 साल है, कहीं 22 साल है, लेकिन किसी किसी स्टेट में 25 साल है। तो अब अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लो उस जो प्रिस्क्राइब किया है लॉ ने उस एज से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे माइनर। जैसे कहीं पे अगर 24 साल का, जहाँ पे 25 साल की एज है ये सब परचेज करने की, और वहाँ पे 24 साल का बच्चा परचेज करेगा तो हम बोलेंगे वो माइनर है, ठीक है। तो वो सेल परचेज नहीं कर सकता। ऐसे ही जहाँ पे 21 साल है, जैसे दिल्ली के अंदर आप 21 साल के हो जाते हैं तो फिर आप अंधाधुन परचेज कर सकते हैं, अल्कोहल लिकर जो भी आप परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप खैनी तंबाकू गुटखा जो भी है, तो उसके लिए 18 ईयर्स है। आप 18 ईयर्स के हो गए हैं तो आप नाउ एलिजिबल फॉर विमल, आप ये सब चीज़ें परचेज करने के लिए एलिजिबल हैं। तो माइनर की एज क्या होती है, माइनर वो होता है जो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी को अटेंड नहीं कर रहा है, वो माइनर है। माइनर के केस में कुछ लॉज हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं। हाँ, तो पोजीशन ऑफ माइनर एग्रीमेंट के बारे में करते हैं। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, एंटर इनटू बाय माइनर विद वॉइड एबन इशू हो जाएगा। वॉइड एबन इशू मैंने आपको बताया था, वॉइड एबन इशू का मतलब होता है कोई वैलिडिटी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए कोई छोटे बच्चे से मैं ऐसे सेल परचेज या कोई किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप क्वेश्चन आपके मन में आएगा, अच्छा बच्चे तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गार्जियन के साथ, वो बड़े बड़े फिल्म सिटी में और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, बड़े सिंगर्स म्यूजिक और कॉम्पिटिशन करते हैं, वो टैलेंट वगैरह आगे आएगा वो चीज़, उसके बारे में वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो यानी कि खुद माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। वो वॉइड एबन इशू हो जाएगा। वॉइड एबन इशू के बारे में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, जब हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी, तब हम एक क्वेश्चन आया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जिसका कानूनी रूप से कोई वैलिडिटी नहीं होती और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी नहीं होती है, बट अगर कोई माइनर कैन बी बेनिफिशियरी,
माइनर है बेनिफिशियरी हो सकता है, किसी पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन कर सकता है। ये सारी चीज़ हमने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको अगेन ये रिपीट कर दूं, जब हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे ना, तो भी एक तरीके से हमारी सारी क्लास वो एक रिवाइज हो जाएगी, सारी चीज़ हम दोबारा से वापस से एक बार इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब माइनर को हमेशा माइनर ही कहेंगे, ये नहीं कि चाहे तो बाद में उसको, मतलब ऐसा जैसे किसी से हमने 17 साल में अंकिता जी से भी सिग्नेचर करवा लिए और 2 साल बाद उसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि तो मेजर हो चुकी, नहीं। या कोई लोन अमाउंट, कोई माइनर कभी बार उधार मांगता है ना किसी से, और वो उस पर हैवी इंटरेस्ट लगा देते हैं, या फिर कोई ऐसा कंडीशन क्लॉज लगा लेते हैं, जैसे कोई आप में से कोई माइनर है और मेरे से लोन मांगने आए, मैं उसको कहूँगा ये लो 50 रुपये लोन, ध्यान रखना अगर कल नहीं दिया ना तो फिर मैं आपकी प्रॉपर्टी ले लूँगा। आपने कहा हाँ हाँ ठीक है, अच्छा साइन करो यहाँ पे, ठीक है, माइनर ने साइन कर दिया कि ठीक है मैं 50 रुपीज़ जो है बोरो कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं पे करूँगा तो ये मेरी प्रॉपर्टी घर से मेरे घर ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। तो वो चाहे किसी भी कंडीशन में माइनर को माइनर ही ट्रीट करेंगे। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, अच्छा अभी क्वेश्चन सिर्फ माइनर का था, माइनर ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि माइनर के केस में सारे लॉ के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है। एक एजेंट बन सकता है माइनर, एक पार्टनर बन सकता है माइनर, जॉइंटली और मेजर के साथ कर सकता है। रेटिफिकेशन ऑफ अ माइनर अटेनिंग ऑन द एज ऑफ मेजोरिटी, रेटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। अभी हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया, वो इज माइनर, और इस माइनर से रिलेटेड जो भी लॉ था उसमें हमने इसको डिस्कस करना था कि भाई प्रेजेंट लॉ रिलेटिंग टू द माइनर की कंडीशंस को लेके। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन, तो बेलमेंट ऑफ प्लेज के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक पार्टीज एक अपने गुड्स और सर्विस को किस प्रकार से बेल कर सकती है, बेलमेंट ऑफ प्लेज के क्वेश्चंस होते हैं, वो हमने डिस्कस अभी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है डिफाइन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को डिफाइन करना है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप डिफाइन करना है, ध्यान से सुने, पार्टनरशिप डिफाइन करना है। और पार्टनरशिप में क्या शेयरिंग प्रॉफिट कंपलसरी है या फिर कोई ऐसा एलिमेंट है कि शेयरिंग प्रॉफिट होगा तो पार्टनरशिप पता लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े, आपको क्लियर है, विजिबल है, ध्यान से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या कहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर एक पार्टनरशिप डिजर्व होता है, किसी भी नए पार्टनर आता है ना तो पुराना पार्टनरशिप हमारा खत्म हो जाता है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है ना तो पुरानी चीज़ें कंडीशंस रिपीट चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और बाकी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर एंटर करता है तो पुराना जो हमारा, जैसे 2 लोग पार्टनर है और नया पार्टनर आता है ना जैसे, तो वो पुरानी चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि वो भी नया पार्टनर आएगा तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेगा या ना, मतलब शेयर लेगा इस तरीके से। तो नए पार्टनर के आने पे या किसी पार्टनर के जाने पे, एंट्रिंग पे है ना, नया पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो पार्टनरशिप इफेक्ट होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। लेकिन अगर पूरी फर्म ही डिजोल्व हो गई तो मतलब फर्म ही डिसकंटिन्यू हो गई, बंद हो गई, तो वो होता है हमारा डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म डिजोल्व ऐसे होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, डिफाइन द टर्म ऑफ गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द, तो सेल ऑफ गुड्स, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको गुड्स की डेफिनेशन जो बताई गई वो आपने बतानी है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स बताना है आपने। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, दोनों के बीच में एक होता है सेल जो कंप्लीट सेल होती है और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल, यानी कि फ्यूचर में अभी सेल नहीं हुआ है, पार्टली परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सेल के, जो कॉन्ट्रैक्ट सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, देखो अग्रीमेंट लिखा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्कस कर सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसके एसेंशियल एलिमेंट बताने हैं, तो ये भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है। जैसे चेक बाउंस होता है, चेक से रिलेटेड है, या फिर नोट है, प्रोमिसरी नोट, चेक्स, ये सारे बिल ऑफ एक्सचेंज में आते हैं, ठीक है। तो हुंडी भी बोलते हैं, एक जगह हुंडी भी वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। तो हुंडी, चेक्स या फिर प्रोमिसरी नोट, तो ये सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके के, जिसमें एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को पेमेंट की प्रॉमिस करता है, ठीक है। और बात करते हैं एक और, कई बार क्वेश्चन से आता है कि जो करेंसी है वो प्रोमिसरी नोट तो है लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। डिस्कस द डिटेल ऑफ डॉक्ट्रिन, क्या है यहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबल, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट का है, ये भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है। एक होता है जैसे हमने एसेंशियल, देखिए जब सेक्शन 10 अभी एक क्वेश्चन था ना, अभी सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 क्या पढ़ा था हमने, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जिसमें था कि एसेंशियल एलिमेंट बताने थे। उस एसेंशियल एलिमेंट में अगर आपको याद है तो उसमें था प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी, अनसॉर्मेंट वगैरह वगैरह। उसमें आपने एक क्वेश्चन था कि
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट का पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक था। तो वहाँ पे ये था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। मान लो मैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और वो इम्पॉसिबल है, वो परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम? इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और वो वैलिड नहीं होते हैं। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वो होती है जब एक पार्ट दूसरे पर्सन से कोई प्रॉमिस करती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन इन बिटवीन द परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वो पॉसिबल होता है, लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाते हैं। तो इसका भी क्या रिजल्ट कंक्लूजन निकल के क्या आएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल था कि नहीं होते हैं।